हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एट अमरावती में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नाम से जरूर जानते होंगे। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 12 ऑफ जनवरी 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में जो नंबर ऑफ वैकेंसी सिविल जज के लिए निकाली गई है वो हमारी 39 वैकेंसी निकाली गई है। इस एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले आप सभी कैंडिडेट्स को कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एट अमरावती, जिसको हम सभी लोग आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें सिविल जज जूनियर डिवीजन की डेजिग्नेशन ऑफर करी है। और इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है फॉर सिविल जज वो हमारी 39 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 32 वैकेंसी हमारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की है और जो 7 वैकेंसी है वो हमारी रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफर की है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके पे स्केल के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि सिविल जज जूनियर डिवीजन का जो पे स्केल रखा गया है वो हमारा 77,840 रुपीज से लेके 1,36,520 के इन बिटवीन होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारी जो इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में 39 वैकेंसी निकाली गई है, जिनमें से 32 वैकेंसी हमारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की है और 7 वैकेंसी हमारी रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफर की है। इन वैकेंसीज को हम लोग बाइफरकेशन में देख लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। हमारी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी 32 वैकेंसी जो निकाली गई है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, उसमें से ओसी कैटेगरी के लिए 11 वैकेंसी निकाली गई है। हमारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसी निकाली गई है, जिनमें से 2 वैकेंसी हमारे विमेन कैंडिडेट के लिए फिक्स रखी गई है। बीसीए कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी, बीसीबी कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी, बीसीसी कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी, हमारे बीसीडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी, बीसीई कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी, एससी कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी, जिसमें से 1 वैकेंसी विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है, और हमारे एसटी कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल हमारी 32 वैकेंसी हमारी निकाली गई है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। अब बात कर लेते हैं जो 7 वैकेंसी निकाली गई है हमारी रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफर, उसको कैटेगरी वाइज समझ लेते हैं। उसमें हमारी ओसी कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी निकाली गई है, एससी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है, एसटी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग अपनी दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है आपके इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन 31 ऑफ जनवरी 2024 से चालू हो जाएंगे, और आपको ये फॉर्म बिफोर 1 ऑफ मार्च 2024 से पहले फिलअप कर लेना है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आप लोग अपना एडमिट कार्ड बिफोर 15 ऑफ मार्च 2024 डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट कराएगा आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट 13 ऑफ अप्रैल 2024 को कंडक्ट कराएगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें डेट के रिगार्डिंग दी है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, यानी जो हमारी 32 वैकेंसी निकाली गई है आउट ऑफ 39 में से, जो कि हमारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए निकाली गई है, उसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोला गया है इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप एक एलएलबी ग्रेजुएट होने चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं, यानी इन 32 वैकेंसी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आप एक एलएलबी ग्रेजुएट होने चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि आपने अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रजिस्ट्रेशन कराया हो चाहे नहीं कराया हो।
आप लोग इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आप सिर्फ एलएलबी ग्रेजुएट होने चाहिए इस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का पार्ट बनने के लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफर के लिए। रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफर में इन्होंने मल्टीपल चीजें मेंशन करी है। सबसे पहले हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट एक एलएलबी ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ वो एक अप्रूव्ड प्रोबेशनर मेंबर होना चाहिए इन फॉलोइंग कैटेगरीज में से। फॉलोइंग कैटेगरीज इन्होंने हमें पेज 3 में बोली है कि वो जो कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफर के लिए अप्लाई करेगा वो या तो सेक्शन ऑफिसर होना चाहिए, या फिर कोर्ट ऑफिसर होना चाहिए, या स्क्रूटनी ऑफिसर होना चाहिए, या अकाउंट ऑफिसर होना चाहिए, या कोर्ट मास्टर होना चाहिए। यानी अगर आपने इन किसी भी डेजिग्नेशंस पे काम करा है और आप अभी काम कर रहे हैं और आपने साथ साथ अपनी एलएलबी की डिग्री भी ले रखी है, तो आप रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने और भी काफी चीजें रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफर के लिए मेंशन करी है, जो कि आप इसे पेज 3 में खुद से भी पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, जो कि हमें इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए चाहिए। एज लिमिट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज बिलो 35 ईयर है एज पर ऑन 1 जनवरी 2024, तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। यानी आपको मेक श्योर करना है कि आपकी एज बिलो 35 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें एज रिलैक्सेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा अगर आप स्केड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, स्केड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, या फिर किसी बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। यानी आपके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो आपके लिए 40 इयर्स रखी गई है। सिर्फ हमारे जनरल कैटेगरी वालों के लिए एज लिमिट 35 इयर्स की रखी गई है। और जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो उनकी 45 हो जाती है। यानी उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा गया है। उनके लिए एज लिमिट आपकी 45 इयर्स की रखी गई है। और जो हमारे रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफर वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी एज 48 से बिलो होनी चाहिए, तभी वो इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। उन्हें भी अपनी एज 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। यानी अगर जो कैंडिडेट है वो रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसकी एज बिलो 48 इयर्स होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। आप अगर ये फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्क्रॉल डाउन करके आप अपने स्क्रीन पे ही इसे पढ़ सकते हैं। नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। आपको फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करने के साथ साथ अपने कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पोर्टल पे अपलोड करने होंगे। इनकेस अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर ले और अपने इन पूरे प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए, ताकि वो अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि सबसे पहले आपका आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट कराएगा, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको हम सभी लोग सीबीटी के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका ये एग्जाम 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और आपका ये एग्जाम 2 घंटे का होगा, यानी 120 मिनट्स का होगा। जो भी कैंडिडेट अपने प्रीलिम्स के एग्जाम को क्वालिफाई करेगा वो मेंस के एग्जाम को देगा, जिसमें आपके मेंस के एग्जाम में आपके 3 पेपर कराए जाएंगे और आपके तीनों ही पेपर 100 मार्क्स के होंगे और आपका हर पेपर 3 घंटे का होगा, यानी 180 मिनट्स का होगा। और ये पेपर्स आपके इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे और ये सब्जेक्टिव टाइप के होंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग इन 3 पेपर के बारे में। सबसे पहला पेपर आपका सिविल लॉ के रिगार्डिंग होगा, दूसरा पेपर आपका क्रिमिनल लॉ के रिगार्डिंग होगा, तीसरा पेपर आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन के ऊपर होगा, जो कि आपका 25 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका 75 मार्क्स का एस्से राइटिंग टेस्ट होगा, जो कि आपके लीगल सब्जेक्ट के ऊपर होगा। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और मेंशन करी है कि आपका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन 25 मार्क्स का होगा वो आपका इंग्लिश टू तेलुगु होगा और तेलुगु टू इंग्लिश होगा, तो आपको तेलुगु की भी नॉलेज होनी चाहिए। फाइनली जो कैंडिडेट अपने मेंस के एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लेगा वो वाइवा में शामिल होगा, यानी उसे पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होगा। तो ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके सिलेबस के रिगार्डिंग। सिलेबस इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका सीपीसी आएगा,
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा, हिंदू मैरिज एक्ट आएगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट आएगा, इंडियन ईजमेंट एक्ट आएगा, आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आएगा, लिमिटेशन एक्ट आएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आएगा, सिविल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस आएगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट आएगा, इंडियन स्टैंप एक्ट आएगा, एपी लैंड एंक्रोचमेंट एक्ट आएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा। क्रिमिनल लॉज में इन्होंने बोला है कि आपका सीआरपीसी आएगा, आईपीसी आएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा, एनआई एक्ट आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आएगा, जिसको आप लोग डीवी एक्ट कहते हैं, आपका क्रिमिनल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस आएगा, एपी एक्साइज एक्ट आएगा, एपी गेमिंग एक्ट आएगा और आपका जेजे एक्ट आएगा, जिसको आप सभी लोग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस है इस पूरे एग्जाम के रिगार्डिंग। अब बात कर लेते हैं हम लोग, अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपके लिए क्या एप्लीकेशन फी रखी गई है। हमारे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं और जो हमारे बैकवर्ड क्लास वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो एप्लीकेशन फी रखी गई है वो आपकी 1500 रुपीज रखी गई है। और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो एग्जामिनेशन फी रखी गई है वो आपकी 750 रुपीज रखी गई है। और साथ ही साथ एग्जामिनेशन सेंटर्स भी इन्होंने मेंशन करे हैं, जिनमें से आप लोग चूज कर सकते हैं, जैसे गुंटर, कुर्नूल, राजामुंद्री, तिरुपति, विजयवाड़ा और आपका विशाखापट्टनम। इन सारी जगहों में से आप किसी भी जगह को अपना एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं, जहां पे जाके आप लोग अपना प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। इन केस अगर आपको फॉर्म के रिगार्डिंग कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम आपको आती है फिलअप करते हुए, तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर के जरिए या फिर यूट्यूब के कमेंट के जरिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट के बारे में पता चलता रहे, तो आप लोग मेक श्योर करिएगा कि आप लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।